हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स मतलब कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इसके बाद चर्चा कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स, एक तो बोलते हैं स्केलर, एक तो बोलते हैं हम लोग स्केलर या फिर डॉट भी बोलते हैं इसको, डॉट प्रोडक्ट। और एक बोलते हैं हम लोग क्या, एक बोलते हैं वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं इसको, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलो। ठीक है, तो हम लोग इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला काम है, हम लोग जानना चाहेंगे किसके बारे में, हम लोग जानना चाहेंगे स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। तो जो हमारा पहला टॉपिक आपका बनेगा वो बनेगा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट बोलो या फिर डॉट प्रोडक्ट बोलो। होता क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे अगर हमने कोई दो अपने पास, यहाँ पर कोई दो हमने वेक्टर्स ले लिए। सपोज कर लीजिए ए वेक्टर ले लिया हमने, a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड हमने यहाँ पे दूसरा वेक्टर ले लिया, b वेक्टर ले लिया हमने, और b वेक्टर हमारे पास है b1i प्लस b2j प्लस b3k। अगर हमने दो वेक्टर ले लिए तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है, क्या कर रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट, तो एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट होगा क्या उसके बारे में बात करेंगे। तो सपोज दैट कि हमारे पास कोई एक 3D टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि हमने आपको यहाँ दिखाया। ठीक है, कोई 3D टर्मिनोलॉजी है और यहाँ पे कोई दो वेक्टर हमने ले लिए। एक तो वेक्टर मान लो यहाँ से हमने ये ले लिया और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया मान लो ये ले लिया, जिसका टेल पोजीशन मान लो ये है, हेड पोजीशन ये है। तो पहला वेक्टर मान लो ये ए है हमारा और दूसरा वेक्टर मान लो ये हमारा क्या है, बी है। तो इनके बीच का अगर एंगल हमारे पास क्या हो, थीटा हो, तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो बोलता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। बात सबको समझ में आ गई। तो ये चीजें हमारे पास निकल के आएंगी। जैसे थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा एक्चुअली में, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से देखो ए डॉट बी, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन पाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये आ गया कि हाँ सर हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी हो गया। ठीक ना, तो हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ से एक बात बोलें कि इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज जो होगी बेटा, cos थीटा की रेंज क्या होती है, cos थीटा की रेंज होती है, ठीक है, cos थीटा की रेंज होती है -1 से +1 के बीच में। आप समझे नहीं समझे, cos थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से +1 के बीच में। तो हमें एक ऐसा थीटा बता देना है कि जो इसी के बीच में पूरा एंगल दे दे। तो हम जानते हैं अगर cos थीटा की हम बात कर ले हैं तो यहाँ पे थीटा जो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू रखेगा वो कहाँ से कहाँ तक रखेगा, 0 से लेकर पाई के बीच में वैल्यू रखेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बीच में। जो थीटा बिलोंग करेगा वो करेगा 0 से पाई। क्या 0 से पाई के बीच में हमें -1 से लेकर +1 की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएंगे, सभी मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है। तो अगर हमारे पास थीटा कभी, याद रखना फर्स्ट केस यहाँ पे मिल रहा है तुम्हें कि इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, अगर कभी हमें थीटा क्या मिल जाए, π/2 मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देन हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो a एंड b है, a एंड b है वो क्या होंगे, आर्थोगोनल होंगे। क्या होंगे, आर्थोगोनल होंगे। यानी कि कोई आर्थोगोनल तभी हो सकता है जब हमारे पास थीटा क्या मिल जाए, π/2 मिल जाए। ठीक है, और सेकेंड केस हमें यहाँ पे हो सकता है कि पैरेलल कब मिलेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 मिल जाए या फिर कितना मिल जाए, पाई। अगर 0 या पाई मिल जाता है देन हम लोग क्या कहेंगे, देन जो वेक्टर्स होंगे यानी ए एंड बी होगा वो क्या होंगे, आर पैरेलल। क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो हमने पहली केस क्या सीखा, हमने पहला केस में ये सीख लिया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है,
दूसरी बात हमने ये सीखा कि कॉस थीटा की जो रेंज होती है -1 से लेकर +1 के बीच में ही होती है ना। फिर हमने देखा जो थीटा हमारे पास पॉसिबल वैल्यू रखे वो कहां से कहां के बीच में रख लेगा, 0 से पाई के बीच में रख लेगा, ताकि 1 1 2 भी बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगर थीटा इक्वल टू π/2 कभी आ जाता है तो हम कह देंगे कि और भी कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। और अगर थीटा इक्वल टू 0 या पाई आ जाता है तो हम कहते हैं इसमें क्या कह देंगे कि और भी कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, ठीक है। तो इसमें हम आगे चलते हैं। और अगर हम आपसे ये कहते हैं, पहला पॉइंट टर्मिनोलॉजी समझिए, खाली कहानी नहीं, बोलो पूरी कहानी समझिए, है ना, अच्छे से। हम जानते हैं कि अगर हम 3D व्यवस्था में चल रहे हैं, ठीक है, अगर हम 3D व्यवस्था में चल रहे हैं तो एक्स एक्सिस अगर इसको मान लेते हैं, इसको वाई नाम दे देते हैं और इसको जेड नाम दे देते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो आई कैप होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है वो जे कैप होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है वो के कैप होता है। ये भी बात समझ में आगे होगा। अभी हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर हो गए, आई कैप एंड जे कैप एंड के कैप, ये हमारे पास क्या हो गए, यूनिट वेक्टर हो गए, ठीक है। यूनिट वेक्टर हो गए तो इसका मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। चाहे मैं जे का मैग्नीट्यूड करूं वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे मैं के का मैग्नीट्यूड करूं वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आई डॉट आई कराऊं, आई डॉट आई, अच्छा एक कहानी आप लोगों को पता होगा, जितने भी वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। जैसे एक्स ये हो गया, वाई हो गया, तो एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो जितने भी वेक्टर्स हमारे पास होंगे वो सब एक दूसरे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ पे देखा जाए ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे देखा जाए भी 90 डिग्री है, और इनके बीच में एंगल देखा जाए वो भी क्या है, 90 डिग्री ही है। तो ये सारे वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब आई डॉट आई कराएंगे तो क्या होगा, तो आई डॉट आई मतलब क्या, पहला वेक्टर ये मान लो, दूसरा वेक्टर ये मान लो। तो आई डॉट आई जब हम करा रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 90। आई नहीं 90 क्यों हो जाएगी, आई से आई है ना, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। भाई आई से आई में करेंगे तो कंसाइड हो रहा है तो पैरेलल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 एंगल हो गया। अब 0 एंगल हो रहा है जिसका मतलब क्या बताया मैंने कि इसका 1 इसका 1 तो 1 इंटू 1 और इंटू 1 दैट इज कॉल्ड 1। मतलब अगर मैं आई डॉट आई कराऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1 आ जाएगी। बोलो समझ में आएगा नहीं आया, ठीक है। अब इसी टाइप से जेड और जेड के बारे में आप क्या कहोगे, नहीं चल जा यार, जेड और जे के बारे में क्या कहोगे आप, 1, ठीक है। तो अब मैं जे डॉट जे उठा रहा हूं, ठीक है। तो जे डॉट जे में क्या होगा, जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इंटू जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा। और यहाँ से अपने पास जे डॉट जेड का मतलब क्या हुआ, 1, और ये सब वैल्यू आना जाएगी। इसी टाइप से के डॉट के हमारे पास क्या बनेगा, के डॉट के भी हमारा क्या बन जाएगा, 1। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। अब अगर मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट लेकर चलूं कि नहीं सर मुझे ये नहीं, अब मुझे अगला पॉइंट की तरफ चलना है, तो अगर मैं दूसरा पॉइंट यहाँ से उठाऊं तो यहाँ से दूसरा पॉइंट क्या बनेगा बताइए। जैसे आई डॉट के बन जाए, आई डॉट जे बन जाए, तो इनकी कहानी क्या होने वाली है, डॉट जे आई डॉट के मतलब 0, क्योंकि इसके बीच का एंगल 90 ही है, इसके बीच का एंगल 90 हो जाएगा। यानी कि आई डॉट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कैसे, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इंटू जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और इंटू में क्या आएगा, कॉस π/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं आई और जे के बीच का जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, वो 90 है ना, 90 डिग्री बनेगा। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वो एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब उनके वेक्टर्स के बीच में अगर कोई डायरेक्शन एंगल की बात करेगा तो हमेशा 90 डिग्री होगा। और डायरेक्शन तो आपको पता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई होती है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन जे होती है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है, के होती है। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसका मतलब cos 90 वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। इसका मतलब आई डॉट आई बराबर क्या जाएगा, 0। इसी टाइप से हमारे पास आई डॉट जे बराबर हो गया आई डॉट के इक्वल टू क्या जाएगा, 0, है ना। सिमिलरली जे डॉट आई बराबर क्या जाएगा, 0, एंड जे डॉट के इक्वल टू क्या जाएगा, 0। इस टाइप से आप देखोगे कि सेम वाले में क्या देगा, वो 1 दे देगा, एंड डिफरेंट वालों में क्या दे देगा, वो 0। तो यहां से ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन निकल के आया। तो क्या हमने ऑब्जर्व किया यहां पर, ऑब्जर्वेशन, तो ये हमने यहां से ऑब्जर्व कर लिया, क्या ऑब्जर्व कर लिया भाई साहब, कि अगर कहीं पर भी, ठीक है, पहली चीज कहीं पर भी अगर सेम वेक्टर, ठीक है, सेम वेक्टर का अगर हम क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, सेम वेक्टर क्या कर रहे हैं, डॉट कर रहे हैं, तो उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है।
अभी चीज मैंने सेम फिल किया, कैसे मैं तुम्हें फिर से एक बार समझा देता हूँ कैसे हुआ। हमने कहा सेम वेक्टर, तो ए डॉट ए किया हमने, ठीक है, और ए डॉट ए हमने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखा। सेम वेक्टर होने मतलब क्या, कंसाइड कर रहे हैं एक दूसरे पर, है ना, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और cos 0 वैल्यू नहीं होती, 1 होती है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? इसका मतलब मैं यहाँ इसका लिख सकता हूँ कि ए जो हमारे पास ये वेक्टर है वो अपना एक वैल्यू बनाएगा। क्लियर है, डाउट है? तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन गई, सबको समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या समझ में आया हमें कि अगर हम ए डॉट बी करा देते हैं, क्योंकि ए वेक्टर भी मैंने एज्यूम कराया तुम्हारे सामने, ठीक है, तो ए वेक्टर मैंने क्या एज्यूम कराया उसको देखो। ए वेक्टर मैंने एज्यूम कराया है कि a1i प्लस a2j प्लस a3 के, बी बराबर मैंने क्या एज्यूम कराया, b1i प्लस b2j प्लस b3 के। तो अगर मैं इनका डॉट करा देता हूं तो आप जानते हैं कि i को i के साथ कराएंगे, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा 0, j को j के साथ कराएंगे, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा 0, और k को k के साथ कराएंगे, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं यहाँ से कहानी लिखूं इसकी, मान लो ए वेक्टर हमारे पास है a1i, ठीक है, प्लस b1j प्लस b3k, सॉरी c1k, है ना, और यहां से हो जाएगा बी वेक्टर मान लो a2i प्लस b2j प्लस c2k, ठीक है। अगर ये वेक्टर है तो अगर मैं इनका दोनों को क्या करा रहा हूँ, डॉट करा रहा हूँ, तो i को i के साथ कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा a1 इंटू a2 हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ कराएंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके साथ तो i डॉट i क्या हो गया 1 हो गया, बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा 0, तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। प्लस अब आप जानते हैं b को अगर मैं इसके साथ कराऊंगा तो i डॉट के 0 हो जाएगा, इसके साथ कराऊंगा तो 1 हो जाएगा, है ना, और बाकी अदरवाइज क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है? अगर c1 और इसके साथ कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, इसके साथ कराऊंगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ कराऊंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब c1 इंटू क्या आ जाएगा c2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? आ गया। तो इसका मतलब a डॉट बी अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ पे ये देखने को आपको मिलेगा। कोई डाउट हो या कोई कंफर्मेशन करना है तो कर सकते हो मुझसे आप। सबको समझ में आ गया कहानी? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। तो ये भी एक प्रॉपर्टी यहाँ से हो गई। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं इसी में कुछ और आपसे डिस्कस करना चाहूँ, जैसे कि पहला पॉइंट क्या डिस्कस करना चाहूँ, मान लीजिए हमने कहा कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, होगा या नहीं? तो आप क्या बोलोगे इस पर, क्या क्वेश्चन है, होगा या नहीं होगा? a डॉट बी बराबर बी डॉट ए होगा। इसका मतलब ये हुआ, कैसे होगा प्रूव कर सकते हो, जैसा भी उन्होंने दिखाया, प्रोडक्ट करके देख लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ना। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, अब ये क्या अगर होगा पॉसिबल, चेक करो इसको, क्या ये पॉसिबल होगा? कोई 3 वेक्टर मान लो, उनका हम डॉट आपस में से कराएंगे तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है? 3 वेक्टर मान लो उनका आपस में डॉट है, क्या वो आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो याद रखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये, क्या करेगा ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें अगर हम आपसे ले लें कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, अगर a डॉट बी प्लस सी अगर हमारे पास है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं a डॉट बी प्लस a डॉट सी? प्रूव करने की जरूरत है कि समझ में आ गया? आ जाएगा ना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसमें कह दूं कि a प्लस बी हमारे पास ऐसे वेक्टर है और इसका मैं डॉट करा दूं सी के साथ, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको a डॉट सी, ठीक है, और प्लस बी डॉट सी लिख सकता हूं या नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो बेटा, लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इनको प्रूव करना चाहूँ, प्रूव करा दूं कि समझ में आ रहा है चीजें? प्रूव करने की जरूरत तो है नहीं, है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा हूं कि मेरे पास कोई a एंड b, कोई 2 वेक्टर हैं, वो भी नॉन जीरो हैं। कैसे हैं? नॉन जीरो हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये कह दूं कि इनका a डॉट b 0 है,
ए डॉट बी क्या है 0, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? वही माँ है, कहीं माँ है, ए डॉट बी दोनों मतलब देखो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, मतलब नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। बात समझना, नॉन जीरो वेक्टर होने का मतलब ये हुआ कि उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, उनका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। मतलब इनका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं वो भी डज नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ये डज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। तो ए डॉट बी बराबर जीरो होने का मतलब फिर क्या हुआ, मतलब वो जो एंगल होगा वो ऑर्थोगोनल होगा, मतलब ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। ये वेक्टर्स ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हो, तो मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वेक्टर ऑर्थोगोनल का मतलब यहाँ पे क्या है, कैसे होगा, मतलब क्यों ऑर्थोगोनल होंगे, इस पे बारे में थोड़ा हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रही ना? चल जा भाई। तो यहाँ से हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बस, क्योंकि थोड़े में ही तुम्हारा बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा ये दोनों नॉन जीरो हैं। अब हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा होता ही नहीं होता है, बात समझो। तो ए डॉट बी हमारे पास क्या है, जीरो है, तो अगर ए डॉट बी बराबर जीरो रख दिया हमने, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा बनेगा। अब बात समझो, ये जीरो में तभी जा सकते हैं जब ये नॉन जीरो हो, इसको हम जीरो में तब भेज सकते हैं जब ये क्या हो हमारे पास, नॉन जीरो हो। अब ये नॉन जीरो है या नहीं, इधर देखो, तो ये जो कंडीशन बता रहा है, ये इसी कंडीशन को तो बता रहा है। इसका मतलब ये हमने बोला कि जो वेक्टर्स हैं नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब हमने क्या कह दिया, हमने ये कह दिया कि इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब मैं ये जो इधर है इसको मैं डिवाइड करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैं डिवाइड कराऊंगा तो यहां से निकल के आएगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। बेटा अगर ये ना दिया जाता है ना, दो केस राइज हो जाते हैं, एक तो जीरो होगा, एक जीरो नहीं होगा, तो फिर दो तीन केस ही राइज हो जाते हैं, फिर तुम्हें दिक्कत होती है। लेकिन ये बात बोलने से फिर हमारे पास केस कम हो गए और हम सीधे इस रिजल्ट पे पहुंच पा रहे हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो नहीं, अदरवाइज मैं कॉस थीटा इक्वल टू सीधे जीरो रख नहीं सकता था। बात को समझ नहीं आ रही है, फिर वहां पे केस बन जाते हैं। तो इन्होंने ये देकर हमारा काम क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अगर ये ना देते तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती। इस बात को समझिए, बात सबको समझ में आ रही ना? तो यहां से निकल गया cos थीटा इक्वल टू जीरो। एक और हो सकता है प्रोडक्ट इनका जो a1 a2 b1 b2 को सम करने पर जीरो आए, वो अलग चीज है ना, तो उसको भी हम देखेंगे, है ना। फिलहाल यहाँ तक समझ आ रहा है। तो अगर मेरे पास ये है, तो अगर मैं ये देखूं कि cos थीटा की वैल्यू, अब यहाँ से जीरो है तो पाई बनती है, ये तो जीरो बनता है तो क्या बनता है, पाई बनता है। तो जीरो और पाई, सॉरी 90 जीरो है ना, लेकिन तो cos पाई बाई टू बनेगा, जीरो और पाई नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब cos पाई बाई टू, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा। पाई बाई टू, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होता है तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, वो वेक्टर्स कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो मैं बोलूंगा ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल। क्लियर हुआ? या फिर बोल सकता हूँ ए परपेंडिकुलर है बी, ये भी कह सकता हूँ। आई परपेंडिकुलर बी होगा तो उसका कहानी ये निकल के आता रिवर्स, दोनों तरफ से ट्रू है। अर्थ पकड़ में आएगी नहीं आएगी, बोलो, अर्थ पकड़ में आ गई? सभी बात क्लियर ना बेटा? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपसे, अब मान लो कोई वेक्टर है ए, ठीक है, और मैंने इसमें किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, कोई भी रियल नंबर हम ले सकते मल्टीप्लाई करा दिया, और अब इसका हम डॉट करा रहे हैं बी के साथ। तो बताओ क्या देखने को मिलेगा? तो मैं अभी ऐसा कह दूं अगर कि मैं किसी भी वेक्टर का डॉट करा लूं और फिर उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करा दूं, तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। इसको प्रूव कर लेते हैं कि कैसे भैया, दिक्कत नहीं आएगी, प्रूव भी करना पड़ेगा ना, जरूरी है ना प्रूव करना। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर अगर हमारे पास हो जाए a1i प्लस b1j प्लस c1k हो गया, ठीक है। और यहां से बेटा बी वेक्टर हमने जूम कर लिया, क्या जूम कर लिया, a2i प्लस b2j प्लस c2k जूम कर लिया। बात समझ में नहीं आ रही है? तो यहां से अगर मैं बोलूं कोई m रियल नंबर मैंने a में मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हो जाएगा ma निकाला जाए अगर, ठीक है, अगर ma निकाला जाए तो क्या बनेगा बेटा, ma1i, क्लियर है, प्लस m b1j और प्लस m c1k बनेगा, कहानी क्लियर है। और अगर मैं इसका डॉट करा रहा हूं b के साथ, तो यहां से निकल के आएगा ma डॉट b, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसका डॉट करा दूंगा, तो सीधे मैं डॉट करा रहा हूं बी के साथ, तो क्या बनेगा, ma1 a2 प्लस m b1 b2 प्लस m
C1 C2 ये बनेगा। इन सभी में कॉमन क्या है बेटा, M, क्या बचेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, M बाहर तो हो ही गया है M, अब इसकी वैल्यू क्या बोल देंगे हम लोग, तो A डॉट B बोल देंगे। दैट इज कॉल्ड, अगर मैं ये लेकर चलता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ये निकल के आता है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अब तो कर सकते हो कुछ, क्या अभी भी नहीं कर पाओगे? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे लेकर चलता हूं तुम लोग को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। अगर इसी टाइप से, ये तो पूरी कहानी क्लियर हो गई ना, ये मतलब इस टाइप से अगर कभी कोई कहानी आती है तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें भी बहुत सारे केस बनेंगे, मैंने केस समझाए नहीं, पहले बता रहे हैं केस बनेंगे, ये मत सोचना केस नहीं बनेंगे। एम मेरा पॉजिटिव हो, एम मेरा निगेटिव, एम मेरा जीरो नॉन जीरो, इस पर भी तो केस बन सकते हैं ना। तो हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अभी जो एम उठाया मैंने वो नॉन जीरो, अच्छा जीरो वेक्टर कर लेंगे तो भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एम से मल्टीप्लाई करेंगे भी जीरो हो जाएगा, तो भी सब प्रोडक्ट कराएंगे वो भी जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के जीरो के लिए भी होल्ड करेगा ये, पॉजिटिव के लिए भी होल्ड करेगा ये, और ये निगेटिव के लिए भी होल्ड करेगा, सभी एम के लिए होल्ड करेगा। तो इसलिए मैंने इन जनरल बात की है ना भाई यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बताओ मुझे, ठीक है। अगर इसी प्रॉपर्टी पे एक बेस प्रॉपर्टी और ले लेते हैं कि अगर मैंने कह दिया कि एम ए कर लिया हमने एंड एन बी कर लिया मैंने, ठीक है, एम ए कर लिया और एन बी कर लिया, तो मैं इसको क्या कहता हूं, एम एन बाहर कर लो और इसको ए डॉट बी कर लो। कोई दिक्कत समझ नहीं आया? आ गया ना, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी इन पे हम बेस ले सकते हैं। जैसे हम चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा मजा आएगा। जैसे हमने कह दिया कि 5a प्लस बी, ठीक है, और यहां पे कर लिया हमने a प्लस बी कर लिया, a प्लस 3b कर लिया, ठीक है। हमने कहा इनका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या करो, इनका डॉट प्रोडक्ट करो। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें कर देंगे, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a, ठीक है, और डॉट करा देंगे a के साथ, बात समझ में नहीं आ रहा है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा b डॉट a आ जाएगा, कोई दिक्कत, और प्लस इसमें 3 से b करा मल्टीप्लाई क्या है 5a, ठीक है, एंड 3b, कोई दिक्कत, और यहाँ पे अगर करा देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ हो जाएगा b डॉट 3b। अब मुझे बताओ, अगर ये हमारे पास प्रॉपर्टी ना होती, अगर ये प्रॉपर्टी ना होती तो क्या मैं इधर 5 हटा के अंदर मल्टीप्लाई करा सकता था? क्या नहीं करा सकता था। तो इस प्रॉपर्टी से हमें एक आइडिया मिल गया कि मैं इसको लिख सकता हूँ 5a डॉट a। ये ऐसा नहीं प्रॉपर्टी a डॉट a है ना, ऐसा नहीं प्रॉपर्टी आपके लिए यूजफुल नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन अप्लाई कर देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं। आपने ये चीज देखा होगा ना, तो बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन लगाना बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है दोस्तों। कुछ रीजन की वजह से रिकॉर्डिंग मेरी स्टॉप हो गई थी और जिसकी वजह से मुझे लेक्चर ऐसे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको समझा दूंगा पूरा, आप टेंशन मत लीजिए, वैसे पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, a डॉट a एंड a डॉट b एंड a डॉट b एंड 3b डॉट b। तो हम a डॉट a को क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a, एंड a डॉट b, देखो यहाँ से क्या हुआ, ये 15 1 16 हो गया, 16 a डॉट b हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, राइट। तो ये तो समझ में आ गया। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को सीख लेते हैं मन लगा के, तो हमें क्वेश्चन लगाने में फिर कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो आपने देखा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब तक आप पूरी प्रॉपर्टी क्लियर ना कर लो तब तक आप किसी डिसीजन पे मत पहुंचो, है ना। तो क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो प्रॉपर्टी भी बेसिक होते हैं, तो पहले प्रॉपर्टी सीखो, थ्योरी सीखो, उसके बाद क्वेश्चन अगर करोगे ना तो बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको नेक्स्ट। तो इसमें हमारे पास कहानी क्या होने वाली है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर a प्लस बी डॉट a माइनस बी होता इक्वल टू, हम क्या ले सकते थे, तो a प्लस बी डॉट a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, पहले हम a से इधर कराएंगे मल्टीप्लाई, तो जब a से मल्टीप्लाई करा देंगे अपना, तो यहाँ से क्या बनेगा उसको समझिएगा, ठीक है। तो जैसे हम a से मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे इसमें हम a से मल्टीप्लाई, तो ये a डॉट a कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b डॉट a कराएंगे तो क्या आएगा, b डॉट a आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, a डॉट b बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस b डॉट b को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से b डॉट a, क्योंकि हम जानते हैं कि a डॉट b डॉट b आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्योंकि हम जानते हैं बात कि a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, b डॉट a होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा, तो मैंने ये थ्योरी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया। एक्चुअली में 4 घंटे का मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और मुझे बाद में पता चला कि यहाँ तो रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो गई, किसी कारणवश से एरर आने की वजह से ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी और हमें पता नहीं चला, जिसकी वजह से हमने पूरा लेक्चर पढ़ा डाला था। ठीक है, अब लेक्चर पढ़ा डाला, मेहनत 4 घंटे की हो चुकी है, वो जो वेस्ट हुआ उसको छोड़ो। लेकिन मुझे तब, क्योंकि मुझे पढ़ाना था आपको, है ना, तो मैं दोहराने में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि क्योंकि अब लिखा हुआ तो है ही मैटर मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको बस समझा दूँ और समझाने के साथ साथ मैं आपको बता दूँ थोड़ा बहुत किस में करेंगे कैसे, है ना। तो आपको पूरा समझ में आएगा, चिंता मत करो। लेक्चर मतलब भले लिखा हुआ है लेकिन मैं समझाऊंगा पूरा A to Z उसी टाइप से जैसे मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा उसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए A को हमारे पास क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k, B को हमारे पास क्या है 3i प्लस 2j प्लस 3k है। तो A डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है i को y के साथ कराएंगे, j को j के साथ कराएंगे, k को k के साथ कराएंगे। तो i को i के साथ कराएंगे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 से 12 हो जाएंगे, 12 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई। अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर देखूं, क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 2 and 1 रिस्पेक्टिवली एंड सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू √3। तो इसमें बोल रहा है हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है दो वेक्टर के बीच में जिसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 2 and 1 एंड जिसका हमारे पास ए डॉट बी दिया गया है √3। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्चुअली में cos थीटा इक्वल टू हो जाता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, तो यहाँ से हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे √3 रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका √3/2। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि cos में किसका एंगल √3/2 होता है। तो cos में किसका एंगल √3/2 होता है, तो cos में 60 का एंगल √3/2 होता है, इसीलिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 और ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि आपको कोई एक वेक्टर मान लो, हमने इसको चलो नाम दे दिया ए वेक्टर और हमने इसको नाम दे दिया भाई बी वेक्टर है। हमारे पास ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो ए इक्वल टू क्या दिया गया i माइनस 2j प्लस 3k और बी इक्वल टू क्या दिया गया 3i माइनस 2j प्लस k दिया गया। ठीक है, अब हमारे पास मान लो दो वेक्टर दिए गए, मुझे इसके बीच का एंगल निकालना है। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम ए डॉट बी की वैल्यू रख देंगे। ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, आई को आई साथ करा देते हैं, जे को जे साथ करा देते हैं, के को के साथ प्रोडक्ट करा देते हैं। आई को आई साथ कराएंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 10 हो जाएगा, ऊपर आ गया 10 और नीचे क्या √14 बन जाएगा, √14 मतलब 14 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/7 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं इधर की बात कर लूँ तो cos थीटा इक्वल टू 5/7 आया मेरे पास, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे cos इनवर्स 5/7। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, चाहे ये आपका आंसर होगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इसको हम आपका आंसर बोलते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, अब मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया गया, अब यहाँ पे दिया गया कि a प्लस 3b डॉट a 2a माइनस b, हमें क्या करना है इसका डॉट कराना है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या दिया गया है, a इक्वल टू हमारे पास क्या होता है i प्लस j प्लस 2k होता है, b इक्वल टू क्या होता है 3i प्लस 2j प्लस माइनस k होता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया तो मुझे इसकी वैल्यू निकालना है, मान लो इसकी वैल्यू मुझे निकालना है। अब इसकी वैल्यू कैसे आप निकाल पाएंगे, इसको सोचिए समझिए अच्छे से कैसे आप निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास क्या है कि भाई हम a को 2s मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 3b को 2s मल्टीप्लाई करा दें, देखो इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या करो आप a प्लस 3b निकाल लो और 2a माइनस b निकाल लो अलग से और उनका सीधे डॉट करा दो। एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका ये हुआ कि आप सीधे प्रोडक्ट कर लो बाद में वैल्यू पुट कर लो। तो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, पहले तो रख दिया तो यहाँ से बना, यहाँ से करेंगे 2 3 जा 6 हो जाएगा, b डॉट a हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा और यहाँ से करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात कर लूँ यहाँ पर, तो क्योंकि हमारे पास ये है और फिर हमारे पास देखो a डॉट बी बराबर क्या होता है b डॉट a होता है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 5 a डॉट बी लिख सकते हैं भाई। 6 में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 5 आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखो कॉमन सेंस वाली बात ये है कि हमें जरूरत क्या है, नीड क्या है, हमें जरूरत है मैग्नीट्यूड ऑफ a का, मैग्नीट्यूड ऑफ b का और यहाँ पे हमारे पास जरूरत है a डॉट b का। तो पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ a निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 हुआ, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 हुआ और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट बन जाएगा √6। ठीक है, b का अगर कर देंगे 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -1 का स्क्वायर कर देंगे,
3 का स्क्वायर 9 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ एंड -1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो बन जाएगा 9 4 13, 13 1 14 बन जाएगा, रूट 14 आ जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी निकालेंगे, आई को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जे को जे के साथ कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे प्लस माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा R इज एनी। अब देखो यहाँ पे ये बात बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया। अब ये सारी वैल्यू आपको रख देनी है इसमें उठा के, तो जहाँ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए है तो वहाँ पे रख देंगे √6 स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 6 2 12 हो जाएगा आपका। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 3 है, तो ए डॉट बी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी है √14 है, इसका स्क्वायर कर देंगे 14 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 14 3 जा 42 हो जाएगा। आपको पता है 12 और 15 कितना होता है 27 होता है, 27 में अगर 42 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा, यानी आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ठीक है, अब हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि r डॉट आई r डॉट के इक्वल टू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आई थिंक इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे एक्चुअली में होगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि r डॉट आई, तो r एज्यूम कर लो क्योंकि r इज एनी वेक्टर है, तो r एज्यूम कर लिया मैंने कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। ठीक है, r हमने एज्यूम कर लिया कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। अब इसमें हमें क्या बता रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। ठीक है, अब मुझे बोला r डॉट आई, तो जहां r है वहां डॉट आई करेंगे। अगर r डॉट आई करेंगे तो आपको पता है i से मल्टीप्लाई करेंगे तो j तो 0 हो जाएगा, जे डॉट आई करेंगे 0 हो जाएगा, k डॉट आई करेंगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा x आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से r डॉट जे करेंगे तो क्या आएगा y आ जाएगा, इसी प्रकार से r डॉट के करेंगे तो क्या आ जाएगा z आ जाएगा। ठीक है, r डॉट आई प्लस वाई डॉट जे प्लस सॉरी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स वाई प्लस आई जे प्लस जेड के एक्चुअली में है क्या, ये r है, तो इसका मतलब ये r रख देंगे, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, इजी था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके इंडिया में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मेरे पास p की वैल्यू निकालना है, a और b दिया गया है, आपको बोला a परपेंडिकुलर है। अगर आपको पता है अगर a मेरा परपेंडिकुलर b होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a डॉट b इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 0 होता है। ए डॉट बी इक्वल टू अगर हमारे पास 0 होता है इसका मतलब आई को आई साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या देंगे 3 आ जाएगा, और जे को जे साथ करा देंगे कितना आ जाएगा 2p आ जाएगा, और के को के साथ करा देंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, है ना, 9 3 27 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। और इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 27 3 कितना होता है 30, तो 2p इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो यहाँ से p इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 15 आपका आंसर आ जाएगा, तो p इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा वो माइनस का 15 आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ p इक्वल टू हमारा 2/3 है, तो ये कैसे आएगा p/2/3 कैसे आएगा पैरेलल में, तो पैरेलल में हम केस जानते हैं a1, ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब i के कोफिशिएंट का रेशियो, j के कोफिशिएंट का रेशियो, k के कोफिशिएंट का रेशियो। i का कोफिशिएंट क्या है इधर 3 इधर 1 है, तो इसका मतलब 3/1 इक्वल टू इधर क्या है 2 इधर p, तो मतलब 2/p इक्वल टू इधर 9 इधर 3, इसका मतलब 3/9/3 का मतलब क्या हुआ 9/3 का मतलब हुआ 3/1 ये भी लिख देंगे। अब किसी को भी लेकर सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा p इक्वल टू आ जाएगा 2/3। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब मैं लिख चलता हूँ आपको आगे। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, इसका मतलब क्या होता है उसको समझिए। प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मतलब जो a है वेक्टर वो उसका प्रोजेक्शन कहाँ बन रहा है, उसकी प्रोजेक्शन बन रही है b पर। तो मान लीजिए जूम कर लेते हैं, हमारे पास b वेक्टर ये है, ठीक है, और a वेक्टर हमारे पास ये है। अब a वेक्टर का प्रोजेक्शन जो बन रहा है वो बन रहा है b पर, तो मान लो वेक्टर a ये है आपका, वेक्टर b ये है आपका, इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है इसका प्रोजेक्शन, तो ये प्रोजेक्शन हो गई इसकी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन एक्चुअली में कहाँ जा रही है, इसकी प्रोजेक्शन एक्चुअली में जा रही है b की डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं खाली प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो ओनली मैग्नीट्यूड निकालेंगे मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, तो a और b का ऐसे कराना पड़ेगा कि a वेक्टर जो है हमारा उसकी डायरेक्शन जो है उनका डॉट करना पड़ेगा। तो b की डायरेक्शन में है और a वेक्टर हमारा है, तो इसका डॉट कर देंगे तो एक्चुअली में क्या आ जाएगा, वो प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रोजेक्शन की मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और अगर मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना पड़ता है तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ उसका वेक्टर भी आ जाएगा। तो पहले हम समझते हैं इसकी प्रोजेक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ए डॉट क्योंकि किस डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में है, इसलिए बी कैप लग गया, और किसका प्रोजेक्शन निकालने, ए वेक्टर निकालने, इसलिए ए के साथ डॉट कराएंगे। क्लियर हो गया। तो अगर एक साथ डॉट कराएंगे तो बी कैप का मतलब क्या होता है, अब हम जानते हैं बी कैप का वैल्यू होता है वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये होता है, तो इसको रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद डॉट करा देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। कहानी क्लियर हो गई। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब मुझे इसका क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी। अब मुझे इसका अगर वेक्टर चाहिए तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। अब सोचो इसकी प्रोजेक्शन यहाँ आएगी, इसकी प्रोजेक्शन कहाँ है, यहाँ आई है। ठीक है, अगर प्रोजेक्शन यहाँ पे आई है तो आप ये बात समझिए, प्रोजेक्शन ये आई,
ये इसकी प्रोजेक्शन आ गई। डायरेक्शन किसकी है, प्रोजेक्शन की बी की है। इसका कोई ना कोई लेंथ होगी, लेंथ सपोर्ट होगा, सपोर्ट की वैल्यू हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है, इतना है। और बी हमारे पास जो है, ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। तो अब हम जानते हैं अगर मैं इसका ये कह दूं कि मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन कर दिया जाए तो उसको वेक्टर कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास ये और डायरेक्शन हमारे पास ये। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, बी कैप। बी कैप का मतलब यहाँ से क्या हुआ, बी कैप का मतलब क्या होता है, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगर हम वेक्टर बी और अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी रखें तो ये बन जाएगा। और इसका ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डॉट हो रहा है, एक्चुअली में ये क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है। तो ये हमारे पास ये है और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हुआ, ये इंटू वेक्टर हुआ अपॉन ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो कहानी सबको समझ में आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम लोग को चलते हैं आगे। आपको अगर मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर उल्टा कहोगे अब यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए निकालना है तो मुझे कैसे काम करना पड़ेगा उस पर ध्यान दीजिए। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मतलब ए हमारा इस बार नीचे हो गया, बी हमारा कहां चला गया, ऊपर चला गया। मुझे इसकी प्रोजेक्शन देखनी है, ए पर देखनी है। ये मान लो ए हो गया, मान लो बी हो गया। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आपको पता है बी किसके डायरेक्शन में आ जाएगा, ए के डायरेक्शन में आ जाएगा। इसकी जो छाया होगी उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, ए के डायरेक्शन में आ जाएगी। इसका मतलब हुआ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ए कैप हमें कर देना है। ए कैप की वैल्यू हमारे पास जानते हो क्या होती है, ए कैप की वैल्यू हमारे पास हो जाती है वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। थोड़ी स्पीड से चलूंगा, ठीक है, इजी है, आराम से आप कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका, तो ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, डजन मीन। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से हम जानते हैं कि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए होता है। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि बी डॉट के एक जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी। तो यहाँ पे सीधे ए डॉट बी लिखा गया अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये तो बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक। प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी ऑन ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी कराएंगे डॉट ए। तो ये तो था मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी इस बार है, ए की डायरेक्शन है। तो ए की डायरेक्शन क्या बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, ए कैप बोलते हैं। तो ए कैप की वैल्यू क्या होती है, ए कैप की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू इसका ए कैप था। ए कैप की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है। तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इट्स मैग्नीट्यूड। ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करा देंगे आप, प्रोडक्ट करा देंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, तो मैग्नीट्यूड हो गया इनटू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट, तो ये बन गया आपका। आई थिंक क्लियर हो गया है सबको, है ना। अब यहाँ से रिजल्ट प्रॉपर्टी आ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट प्रॉपर्टी होती है, इनको आप याद रखो। जहां पे कोई दिक्कत है बताना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको समझिएगा। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो आप हमेशा इनको सॉल्व करेंगे, तुक्का बिल्कुल नहीं मारेंगे, क्योंकि आपके लिए सॉल्व करना ही बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप सॉल्व करने में मुश्किल के 30 सेकंड या 1 मिनट देंगे तो आपका कम से कम नंबर जो होंगे सियोरिटी के साथ क्लियर रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, बोथ साइड पहले स्क्वायर कर दें। अब जैसे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे आप तो ये बन जाएगा, और जैसे बोथ साइड आपने स्क्वायर किया ये बना, तो उसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं समझिएगा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, उसके बाद फिर आप क्या कर देंगे, स्क्वायर खोलेंगे। तो अब हम जानते हैं ए का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी होता है, ठीक है। इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी होता है। हम जानते हैं बोथ साइड दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और माइनस के इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 2 ए बी और प्लस 2 ए बी कितने हो जाएंगे, 4 ए बी, और इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो हम 4 को अगर डिवाइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होने का मतलब क्या हो कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो मतलब ये वैसे भी परपेंडिकुलर का केस ही तो था ना कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि वेक्टर ए वेक्टर बी पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आई थिंक बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। जैसे मैं इसमें कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास आ जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, अगर ये कहीं दिया जाता है इसका मतलब क्या होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी हम ये इंपॉर्टेंट बोलेंगे बिकॉज वाई, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखो, ठीक है। कैसे कि अगर ये दे दिया जाता है तो इसमें क्या कंडीशन निकल के आती है, अब ये सोचें। तो अब इसका मतलब क्या होता है कि ये तो इसका मतलब देखो पहले जाहिर सी बात है, समझो एक कॉमन सेंस लगाओ, मैं आपको कॉमन सेंस लगाने के लिए बता रहा हूं, समझना। जैसे हमने आपसे बोल दिया इसका, तो हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है,
और प्लस 2ab होता है। आई थिंक ये सब क्वेश्चन में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको जीरो बोल रहा हूँ, मतलब मैं a डॉट बी को क्या बोल रहा हूँ, जीरो बोल रहा हूँ, तो a डॉट बी जीरो कब हो सकता है, जब a पर क्या हो जाए, b परपेंडिकुलर हो जाए। जब a पर b क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तभी मैं इसको जीरो बोल सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ दिस, है ना। तो इसको याद रखना है तुम्हें। तो इसका मतलब हुआ a डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तभी हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये तो a परपेंडिकुलर इस पर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल, क्योंकि हम जानते हैं a परपेंडिकुलर b का मतलब ही होता है ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं, तो a एंड b आर इन ऑर्थोगोनल, ठीक है, आर इन ऑर्थोगोनल। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ी स्पीड से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक ये सबको क्लियर भी हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, आई विल डू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखो। अगर कहीं पे दे दिया जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका क्या सेंस निकल के आता है वो समझिएगा। इसका सेंस क्या निकल के आया है, इसको समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, पहले हम इसको क्या कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, बताओ बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सीधे स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, इतना घुमा फिरा के नहीं करना चाहते तो सीधे कर लो, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 2a डॉट बी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर, अब ये तो a प्लस बी का नॉर्मल है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ a है इंटू b की वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ b है। यहाँ पर क्या दिक्कत है, अब यहाँ से देखो दोनों साइड ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन इधर मेरे पास क्या आ गया, 2 से 2b कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये किसकी कंडीशन होती है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। जब a पैरेलल होता है b तभी हमारे पास निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो गया है, थीटा इक्वल टू 0 हो गया है, इसलिए तो इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। बोलो कहानी क्लियर है सबको, ठीक है। अब आगे लेकर चलते हैं। इफ हमारे पास दिया गया है कि ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एंड थीटा एंगल थीटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में मुझे देखने को मिली है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे उसको समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये हो गया देन साइन थीटा बाई टू इक्वल टू क्या 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। इसको समझिएगा, हमारे पास ए वेक्टर में यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। cos थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है, इक्वल टू हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे 1 अपॉन में 1 रहेगा, कोई मतलब ही नहीं बचेगा, तो a डॉट b बनेगा। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मुझे काम करना है इस पर, तो हम इसको लेकर आते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b होता है। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है यहाँ पर, और दूसरे b की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कुल मिला के 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और a डॉट b की वैल्यू कितना है, cos थीटा हो जाए तो 2 cos थीटा आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा बचेगा। अब हम जानते हैं 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से बन गया 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका है ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे अगर हम वैल्यू का स्क्वायर रूट कर देंगे ऑन बोथ साइड तो बन जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा sin थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, तो यहाँ से बन जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। आई थिंक क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब आगे लेकर चलते हैं। तो इसका मतलब हमें ये रिजल्ट तुम्हें अच्छे से याद रखना है, एक हो गया sin थीटा बाई 2 में, एक हो जाएगा यहाँ पे अगर यहाँ प्लस कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2 में हो जाएगी। प्रॉपर्टी आती है ना, इसमें यहाँ पे होता है cos थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना होता है 1/2, यहाँ होता है a कैप प्लस b कैप, राइट, ये होता है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए कभी कभी आता है, ये भी दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास रिजल्ट एंड प्रॉपर्टी में क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है। याद रखो ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, चारों ट्रायंगल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, ट्रायंगल प्रॉपर्टी, इसको याद रखो, ठीक है। और ये क्या होगा, मॉड ऑफ a माइनस बी का होल, मॉड ऑफ a माइनस बी लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b होता है। मॉड ऑफ a प्लस b का होल, मॉड ऑफ a प्लस b लेस ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b होता है। मॉड ऑफ a माइनस b का इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ b, इसको याद रखो, ठीक है सब लोग। कोशिश और इक्वालिटी भी याद रखो। कोशिश और इक्वालिटी क्या है कि a डॉट b का होल स्क्वायर इक्वल टू लेस आर इक्वल टू मॉड ऑफ a का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b का स्क्वायर। इसको कैसे हमने बताया था, एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे, तो मैंने उसको समझाया, कैसे समझाया उसको समझिए कि हम जानते हैं अगर a डॉट b का स्क्वायर कर दें हम, एक्चुअली में हम क्या जानते हैं वो समझिए, ठीक है। हम लोग समझते हैं कि a डॉट b जो होता है हमारे पास, a डॉट b जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा होता है। अब यहाँ से आप समझिए कि अगर मैं ये कह दूँ इसमें कि भाई बोथ साइड मैंने स्क्वायर कर लिया, ठीक है,
ऐसे कर लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो बोलोगे सर इसका स्क्वायर हो जाएगा, सर इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, क्या दिक्कत है ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, इसका डॉट ये, ठीक है, लेस आर इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए का स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट बताया वैसे, हालांकि तुम्हें ऐसे प्रूफ नहीं करना है, ये समझने के लिए है कि अगर वहाँ पे आप नहीं दिमाग लगा पा रहे हैं तो कैसे आप ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे, इस तरीके से आप ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे लेकर चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या करेंगे, देन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस ए। समझिएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई ऐसे टफ नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि ए इज यूनिट वेक्टर है, अगर मेरा ए यूनिट वेक्टर है, ए मतलब जो ए है यूनिट वेक्टर है ए का, तो इसको समझिए क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन है कि x माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 15, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए इक्वल टू 15, सीधे डॉट करा दीजिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 15। मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू 1 दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये बोला यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 हो, तो 1 रख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू मुझे निकालना ही है, तो सीधे 15 हो गया, 15 1 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट कर देंगे, क्या आ जाएगा 4, प्लस माइनस 4 नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज वाई, क्योंकि माइनस हम लोग समझते हैं मैग्नीट्यूड जो आता है बी ऑलवेज पॉजिटिव आता है यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या लिखा जाएगा, प्लस में ही लिखा जाएगा वैल्यू। बात सबको समझ आ गई, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, देन इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो यहाँ पे समझिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज रीजन। समझिए कि ऐसा दिया गया है तो मुझे ये निकालना है, तो पहले आप क्या कर दीजिए, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल जाएगा सर कि जैसे हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस आ जाएगा 2a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2a डॉट बी आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जैसे ये 0 हुआ तो हम समझते हैं ये 0 कब होगा, तो इन दोनों का कर दो प्रोडक्ट, इन दोनों कर दो प्रोडक्ट, जैसे इन दोनों का हमने किया प्रोडक्ट तो हमें क्या मिल जाएगा, 2a डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 0 निकाल दी, इसका मतलब 0, तो इसका मतलब ये इसका इन दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 0 डॉट प्रोडक्ट 0 है, और अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, वो दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। बताओ पूरी बात समझ में आई नहीं आई, आ गई, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे नंबर पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी सी आर, ठीक है, लेट ए बी सी आर क्या है, आर 3 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, जिनके मैग्नीट्यूड दिए गए 3 दिया गया, 4 दिया गया एंड 5 दिया गया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर 2 वेक्टर्स। देखो क्या बोला इन्होंने बोला ईच वन ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब जो प्रत्येक एक जो है वो परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर, मतलब जो मतलब एबीसी है, अगर हम ए बोले ए परपेंडिकुलर किस पर, तो वो होगा बी प्लस सी पर परपेंडिकुलर होगा, बी किस पर परपेंडिकुलर, ए प्लस सी पर परपेंडिकुलर होगा, सी किस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ए और प्लस बी पर वो परपेंडिकुलर होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब क्या उन्होंने कह दिया, इसका मतलब कह दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 5, ये गिवन है। ठीक है, इन्होंने बोला ए परपेंडिकुलर ऑन बी प्लस सी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कर देंगे। अच्छा, कोई अगर ए डॉट बी परपेंडिकुलर, मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो जैसे हमारे पास ये दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इनका डॉट करा दूंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी टाइप से बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहां तक नहीं समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके काफी क्वेश्चन आपके देखे हैं। ठीक है, तो आप याद रखो यहां से एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, मैंने ये देखा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ ना, बताइए कोई दिक्कत किसी को, तो यहां से हो जाएगा 2a डॉट बी हो जाएगा प्लस b डॉट सी हो जाएगा प्लस c डॉट ए हो जाएगा, यहां तक बन गई बात। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे यहां से समझनी चाहिए कि भाई क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, देखते हैं। तो a प्लस बी, इसका होल स्क्वायर खोल दिया मैंने। ठीक है, अब यहां से वैल्यू देखना, यहां से आप ये समझ सकते हो
कि अगर मैं इन यहाँ से ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, अगर आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ए डॉट बी कितने टाइम है, 2 टाइम है, ए डॉट बी तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा, बी डॉट सी कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो बी डॉट सी हो गया, बी डॉट सी हो गया, ए डॉट सी कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो बी 2 ए डॉट सी हो गया। इसका मतलब क्या, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, और जो कॉमन लिया उसको कहां पे दिया, 0 में दिया, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूला ये हमारे पास होता है, इसमें वैल्यू रख देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 16 रख दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी निकाली मैंने, 0 निकाली, इसकी वैल्यू सीधे 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। इनको ऐड कर देंगे, 16 9 कितना होता है 25 में 25 ऐड करो 50, तो इसकी वैल्यू 50 है, इसका ऐड कर दोगे, इसका ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे बताइए कोई दिक्कत आई, तो इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, अगर यूनिट वेक्टर्स हैं इसका मतलब ये हुआ कि इनका मैग्नीट्यूड कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन तो मैंने इंडिया में 3-4 देखे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन को आप क्लियर रखोगे कैसे करना है, आप ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इसको आप हमेशा याद रखो कि मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, आप याद रखो इसको हमेशा, आपके क्वेश्चन में प्रैक्टिस के तौर पे काम आएगा, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखना। जैसे हमने कह दिया कि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 दिया गया। इसका मतलब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ बहुत से तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तो ये बन जाएगा, और ये बन जाएगा सी का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा आपका, यहाँ से बन जाएगा कि अगर मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो यहाँ से बन जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, अधिकतर इसी की वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -1/2, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। ये आप याद रखो, सीधे ये अप्लाई कर देना जाके, ठीक है। तो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा पीवाई को, तो मैं सीधे ही अप्लाई करूंगा, आप ये बात याद रखना। इसको अगर याद कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें रख देते हैं सीधे वैल्यू। अब आपको क्या दिया गया, ये दोनों तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इन दोनों की तीनों वैल्यू क्या होगी, 1 1 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये 3 हो जाएगा आपका, ये लेगा -1 तो -3/2 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कहानी क्लियर नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंडिया में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें आइदर, मतलब ये अगर a इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 0 है, मतलब आइदर कैसे, तो a इक्वल टू 0 है तो b इक्वल टू 0, देन तो हमारे पास क्या होगा, ये तो a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, a इक्वल टू 0 और या फिर a इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 0। देन इन्होंने कहा कि a डॉट b इक्वल टू 0 है, तो अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो क्या ये रिवर्स ट्रू होगा, ये बोला गया है। तो आप याद रखो, रिवर्स ट्रू होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लड़के ने बताया था कि a इक्वल टू आई ले लो सर, b इक्वल टू जे ले लो, आई जे डॉट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों 0 भी नहीं है, तो यहां से कहानी निकल के आ गई, ठीक है। तो इसको याद रखो, ये दोनों 0 हैं तो पक्का इनका डॉट भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर a डॉट b 0 है तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि a 0 होगा या फिर b 0 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। हम कह सकते हैं मे और मे नॉट भी, मतलब 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बिना नहीं भी 0 उनका डॉट हो सकता है, ठीक है। ये निकल के आया था। अब यहां से देखो, यहां से आपकी कहानी जो डॉट की थी, ठीक है, डॉट की कंप्लीट थ्योरी तैयार हो गई है ना। अगर यहां से आप थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, उतने ही टाइप के क्वेश्चन खाली प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो डॉट से बनने वाले सभी क्वेश्चन आप वहां पिक कर पाएंगे, इजीली आप उठा पाएंगे और देखेंगे आपसे क्वेश्चन स्पीड में लग रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी जब मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा तो मैं थ्योरी डिस्कस बहुत कम करता हूं, वहां पे मैं सीधे क्वेश्चन ही लगाता हूं। तो अगर आप यहां से थ्योरी पढ़ के जाते हैं तो विश्वास करें आपको पीवाईक्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इजिली आप फास्टली तरीके से आप बहुत अच्छे से आंसर देंगे, विश्वास करिए, ठीक है। बस आपको ये पूरा कंप्लीट लेक्चर को क्या करना है, नोट्स बनानी है और इसको तैयार करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या कहता है, क्रॉस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। तो क्रॉस को थोड़ा सा हम इसमें क्या कर देते हैं, एक पेज ऐड करके हम तो क्रॉस को एक बार तुम्हें फिर से समझाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्रॉस को थोड़ा सा हम अलग से तुम्हें बता रहे हैं, थोड़ा समझिएगा, कोई खास टफ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए थोड़ा फोकस तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट बोलो, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलो, तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट और क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वही बात है। तो क्या होता है समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई दो वेक्टर दिए गए हैं। मान लीजिए पहला वेक्टर हमारे पास ए दिया गया है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए हमारे पास बी दिया गया है। मान लो ए वेक्टर दिया गया, दूसरा वेक्टर बी दिया गया। मान लो हमारे पास कुछ क्षण के लिए ये मान लो ए वेक्टर हो गया, ये मान लो बी वेक्टर हो गया, और दोनों वेक्टर कुछ इस टाइप से इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे वेक्टर की जरूरत होती है जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। मतलब एक ए क्रॉस बी क्या होता है एक्चुअली में, तो ए क्रॉस बी जो होता है हमारे पास, ठीक है, ए क्रॉस बी जो हमारे पास होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है किसके, बी के भी, एंड वो परपेंडिकुलर होता है किसके, वो परपेंडिकुलर होता है ए के भी होता है, वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए क्रॉस बी जो होता है वो बी के भी परपेंडिकुलर होता है और ए के भी परपेंडिकुलर होता है। बात सबको समझ आ रही है। पहली चीज तो मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, तो मतलब ए क्रॉस बी के जितने पैरेलल वेक्टर होंगे सारे के सारे वो वेक्टर हो जाएंगे जो ए और बी के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं दोनों। बात सबको समझ आ गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया कि ए क्रॉस बी एक्चुअली में होता क्या, तो ए क्रॉस बी जो होता है हमारे पास वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ एन कैप क्या होता है, एन कैप इसकी डायरेक्शन बताता है, और ये डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर होगी। ये डायरेक्शन क्या होगी, ए और बी के परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर की। जैसे मान लो ये इधर है, ये इधर, तो ये इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए और क्रॉस बी की डायरेक्शन। ठीक है, सबको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात कर लूंगा, तो वो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये बात को क्लियर हो गई। तो आपको याद रखना है कि ए क्रॉस बी एक्चुअली में क्या होता है, ए क्रॉस बी दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो जब भी मुझे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना पड़ेगा, अब इसका समझिए कि यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वेक्टर निकालो जो कि ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर हो, मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, और उसका यूनिट भी निकालना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये कह रहा है कि उस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया। ठीक है, ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर निकालना है ना, तो ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ। तो जब भी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने की बात किया जाए तो आप ये बात करेंगे, आप इसको निकाल के रख देंगे तो आपके लिए आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई तुमसे बोल दिया जाए कि एक कोई सी वेक्टर है, कोई नेक्स्ट पॉइंट है आपका याद रखना, अगर आपसे कह दिया जाए कोई सी वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है ए के, एंड और जो सी वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है बी के, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं, तो इससे आप ये कंक्लूजन निकालते हैं कि सी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए एंड बी के। इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इसका मतलब हुआ कि जो सी है वो पैरेलल होगा किसके, ए क्रॉस बी के। इसका मतलब हुआ जो सी है, ठीक है, वो लैम्डा ए क्रॉस बी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के कितने परपेंडिकुलर कितने वेक्टर निकाले जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर्स निकाले जाते हैं। लैम्डा चेंज करते रहो, आपकी वैल्यू निकलती रहेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको। तो यहां से भी एक पॉइंट कंक्लूजन निकल के आता है, इसको भी आप याद रखेंगे। रिमेंबर पॉइंट है ये साला, ये भी रिमेंबर पॉइंट है, ये भी रिमेंबर पॉइंट है, इनके बिना आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ये भी रिमेंबर पॉइंट है। अब मैं आता हूं जो मैंने लेक्चर के दौरान आपको पढ़ाया था उसकी बात कर लेता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई सेकंड लेक्चर के थ्रू हमने ये बताया। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए इसी में कि अगर हम बात करें 3D की बात करें, बिकॉज 3D में हम चल रहे हैं, तो 3D में क्या होता है, अपने पास ये x होता है, अपने पास ये क्या होता है y होता है, ठीक है, अपने पास ये क्या होता है z होता है। तो यहाँ पे x डायरेक्शन में कौन होता है, i होता है, यहाँ y डायरेक्शन में कौन होता है, j होता है, और z डायरेक्शन में कौन होता है, यहाँ पे k होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। तो यहाँ समझ में आ गया, तो इसको y कहते हैं, इसको z कहते हैं। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे कोई वेक्टर ले रहे हैं a, यहाँ से ले रहे हैं b, तो ये सारी चीजें कहानी यहाँ से कही जा रही हैं। ठीक है, ठीक है,
ओके डन। लेकिन एक बात तुम्हें पता होना चाहिए, जो x और y है वो एक दूसरे परपेंडिकुलर है, y और z एक दूसरे परपेंडिकुलर है, और x और z भी एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर है। तो ये सारे परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे पर। क्या होते हैं, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसके बीच का 90 डिग्री होता है, इसके बीच का 90 डिग्री होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पर हम बेस काम करने वाले हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे आते हैं। तो हमने कह दिया कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b होता है, इंटू साइन थीटा एन कैप होता है। b क्रॉस a इज नेवर इक्वल टू a क्रॉस b। इसका मतलब हुआ b क्रॉस a क्या होगा, इक्वल टू माइनस a क्रॉस b होगा। कैसे, वो तुम्हें समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये a है और मान लीजिए हमारे पास b है। तो a क्रॉस b के बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो a क्रॉस b क्या, हमारे पास ये जो एंगल आया, ये आया वेक्टर जो आया, ये वेक्टर जो आएगा उसको बोलेंगे a क्रॉस b। ठीक है। अब मैं एक जगह पे b, ये मान लो a था, ये b था। अब मैं एक ये जो b है उसको a की जगह पे कर दूं, और जो a है वो b की जगह पे कर दूं, देखो क्या होगा। इसको ऐसे पलटोगे तो ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या है, हमने वैल्यू चेंज की। जैसे हमने ये वैल्यू चेंज की तो ये पूरी वेक्टर जो ऊपर जा रहा है तो कहां चला गया, नीचे चला गया, मतलब पूरा वेक्टर पलट गया। अब डायरेक्शन को अगर इसकी डायरेक्शन में जो सेम उसी डायरेक्शन में लेकर जानी है, क्योंकि दो वेक्टर तभी इक्वल होते हैं जब उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। तो यहाँ पे इसको उसकी डायरेक्शन में लेकर जानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये पलट जाएगा फिर से। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है, इज नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है। इस टाइप से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि a क्रॉस b तो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, a क्रॉस, ठीक है, b क्रॉस c। बट ये जैकोबी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जैकोबी प्रॉपर्टी का मतलब यहां से ये होता है कि मान लीजिए हम आपसे कह दें, यहां चलो बता रहा हूं, यहां समझना, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि a क्रॉस b, ठीक है, और क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस, ठीक है, c क्रॉस a क्रॉस b, c क्रॉस a क्रॉस b, ये कर दिया जाए तो इक्वल टू क्या है, जीरो। तो इसको बोलते हैं जैकोबी प्रॉपर्टी। ये जैकोबी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक है। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया। ठीक है, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब मैं थर्ड पॉइंट लेकर चलता हूं कि a क्रॉस b इज अ परपेंडिकुलर टू द a एंड b। ये भी आपको याद होना चाहिए कि a क्रॉस b जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा a और b के। अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, आपको पता होना चाहिए उनका डॉट b क्या होता है, इक्वल टू जीरो होता है। इनका डॉट b क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। आपको ये कहानी क्लियर हो गई। ठीक है। अगर हमने आपसे कह दिया कि कोई वेक्टर a मान लो हमारे पास aij प्लस b a1i प्लस b1j प्लस c1 के है, और b हमारे पास वेक्टर को मान लो a2i प्लस b2j प्लस c2 के है, तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा, तो यहां से लिखेंगे i j के a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहां से i लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो यहां से हो जाएगा क्या, b1 c2 और b2 c1 हो जाएगा। ठीक है। यहां से j ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा, यहां से हम j ले लेंगे तो आपका हो जाएगा, j ले रहा हूं, ठीक है, तो हो जाएगा a1 c2 और प्लस माइनस a2 c1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के ले लिया हमने तो यहाँ से हो जाएगा a1 b2 और माइनस b2 a1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब मैं अगर इसमें कोई एग्जांपल ले लूं आपके लिए, तो एग्जांपल आप चाहो तो वेक्टर का एग्जांपल अभी हम आगे आपको देंगे ही। ठीक है। अभी पेशेंस रखो, मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा, समझाऊंगा, भरपूर समझाऊंगा, बने रहो बस लास्ट तक, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा कि अगर मैं कोई दो सेम वेक्टर क्रॉस कर दूं तो कितना होगा सर, अगर सेम वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो ये वेक्टर इस पर दूसरा वेक्टर लाई हो रहा है, सेम वेक्टर हो गए, तो सेम वेक्टर के लिए क्या मतलब होता है, उनका क्रॉस में से जीरो होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का एंगल जीरो होगा। अब इनके बीच का एंगल जीरो होगा तो हम फार्मूला जानते हैं, a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा होता है, एन कैप होता है, और थीटा वैल्यू यहाँ पे जीरो रख देंगे हम। जैसे हम थीटा वैल्यू जीरो रखेंगे तो साइन जीरो वैल्यू जीरो होती है, और प्रोडक्ट करा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा। बोलो कहानी क्लियर हो गई। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। तो ये नोट पॉइंट आप याद रखो कि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा सेम वेक्टर का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये बात कहानी क्लियर हो गई। अब हमने देखा कि a क्रॉस j एक्चुअली में i क्रॉस j हमारे पास क्या होगा, तो हम जानते हैं i क्रॉस j, i हमारे पास ये, j हमारे पास ये, इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां से हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू साइन 90, और यहाँ पे इंटू, अब डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन देनी पड़ती है हमें, तो n का मतलब डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, k की हो जाएगी। डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, k, क्योंकि i इधर है, j इधर है, तो k कहां ऊपर जाएगा, k कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे k की डायरेक्शन जो n कैप था वो k की डायरेक्शन हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, k आ गया। तो इसी टाइप से हमने समझा कि अगर मैं इसको साइक्लिक तरीके से देखूं, क्योंकि एक दो चार एग्जांपल हमने देखे तो हमने पता चला कि एक साइक्लिक तरीके से इसको देखा जाए तो हमारे पास क्या फॉलो कर रहा है कि i से j जा रहा हूं तो प्लस देगा, i प्लस का k देगा, j से k जा रहा हूं तो प्लस का i देगा, और k से i जा रहा हूं तो प्लस का j देगा। इसका मतलब क्या पता चल गया कि अगर मैं i से j जा रहा हूं
प्लस का क्या देगा, के दे देगा। जे से मैं के जा रहा हूँ प्लस का आई दे देगा, और के से अगर आई जा रहा हूँ प्लस का जे दे देगा। और जैसे मैं रिवर्स जाऊंगा तो ये माइनस कर देगा, क्या देगा, ये माइनस का कर देगा। इसी टाइप से आई क्रॉस के हमारे पास क्या है, माइनस जे आया, जे क्रॉस आई बराबर क्या है, माइनस के आएगा। सिमिलरली हमने ये बना डाले, ठीक है। और सेम वेक्टर का हमने बताया था क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है, इसका मतलब इसी प्रॉपर्टी से ये भी लग जाएंगे। कहानी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आई थिंक यहाँ तक। तो इसका मतलब हुआ अगर a माइनस बी क्रॉस बी ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा। तो आप इसको खोलने की जरूरत नहीं है, आप देखो ये सेम है, ये और ये दोनों क्या है, सेम वेक्टर है। और सेम वेक्टर क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप ये ना खोलोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, ए क्रॉस बी, गलत हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज वाई, क्योंकि सेम वेक्टर क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, सीधे हम लिख देंगे जीरो वेक्टर लिख देंगे। बोलो कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अगर सेम वेक्टर यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, इसका ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ये और ये दोनों डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो कभी भी a डॉट ए इक्वल टू ए क्रॉस ए नहीं होता है, क्योंकि ये वैल्यू जीरो होती है और ये जीरो नहीं होती है, ठीक है। इसलिए हम ऐसा कहना गलत है इसमें। बात सबको समझ में आ रही है, तो इसका मतलब फॉल्स स्टेटमेंट था, ठीक है। अब हम जानते हैं a माइनस बी और क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू, तो वैसे भी बहुत लोग जानते हैं कि बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये हमारे पास ये होता है, लेकिन रियलिटी में ये होता ही नहीं कभी, ठीक है, ये कभी नहीं होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे, है ना। ये ऐसा होता है तो बोलेंगे नहीं ये ऐसा नहीं होता, नो ऐसा नहीं होता है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो ट्रू क्या है, तो ट्रू ये हमारे पास होगा कि 2a क्रॉस बी होगा। कैसे a क्रॉस बी होगा वो हम तुम्हें समझा देते हैं, तो उसके लिए करना क्या है कि a क्रॉस बी हमने पहले a से मल्टीप्लाई कराया a के साथ, तो a क्रॉस a आया, फिर हमने प्लस माइनस माइनस b से मल्टीप्लाई कराया क्या है, b क्रॉस a आया, फिर हमने b से इसमें मल्टीप्लाई कराया a क्रॉस b आया, फिर इसमें b से कराया तो b क्रॉस b आया। a क्रॉस b एक्चुअली में क्या हो गया, जीरो हो गए, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया, काम खत्म। हम जानते हैं कि a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है। इसका मतलब बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए क्रॉस बी होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी क्या बोलेंगे, 2a क्रॉस बी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है क्रॉस में, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है कितना, इसका फॉर्मूला बन जाता है 2a क्रॉस बी बन जाता है। बोलो बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आती है एम ए, जैसे अभी इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया था, यहाँ मान लो एम की वैल्यू -1 थी और क्रॉस ए के साथ कराया था, तो माइनस बी क्रॉस ए के साथ कराया था, मैंने क्या लिख दिया था, माइनस बी क्रॉस ए लिख दिया था सीधे ना। तो किस प्रॉपर्टी से हुआ था, वो इसी प्रॉपर्टी से हुआ था। बस आपको समझ में आ रही है, तो इसको लिखेंगे एम ए क्रॉस बी इक्वल टू, और यही हम इधर भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए क्रॉस माइनस बी आ जाता तो मैं क्या लिखता, माइनस ए क्रॉस बी ही तो लिखता ना, क्या दिक्कत है, यहाँ पे 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हमारा लगा है। बोलो कहानी क्लियर है। इसके लिए अगला भी है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं कि a क्रॉस b प्लस सी अगर कहीं आ जाता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a क्रॉस b और प्लस a क्रॉस c, इसका भी इस्तेमाल करेंगे आगे चल के ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो दोनों ही आपके लिए क्लियर हो जानी चाहिए ना, लेफ्ट और राइट, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात किया जाएगा जिसके एडजेसेंट साइड तुम्हें दिए गए, एडजेसेंट साइड का मतलब हुआ ये और ये तुम्हें दिए गए, एक ए है एक बी है, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो अगर ये तुम्हें दिया गया है तो इसका मतलब इसका पैरेललोग्राम का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द डायगोनल, अगर मान लो ये डायगोनल के पोजीशन वेक्टर होते हैं, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2। अगर ये डायगोनल्स हैं, इसका मतलब डायगोनल के वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका जो एरिया बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी बन जाएगा। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए एंड बी एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल है, एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल का मतलब मान लो कोई ट्रायंगल हमारे पास ये है, तो मान लो ए है और मान लो ये हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास मान लो ये बी है, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, एरिया इक्वल टू फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी बन जाएगा। कहानी क्लियर हो गई सबको। 1/2 ए बी सी और 3 पोजीशन वेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अगर 3 पोजीशन वेक्टर दिए जाएं, मतलब ये पोजीशन मान लो ए है, मान लो ये बी है और मान लो ये सी है, सपोज दैट, ठीक है। तो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ए है, बी का मान लो बी है और सी का मान लो सी है। वर्टेक्स पॉइंट दिए गए, ये वर्टेक्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं आपको। तो अगर मान लो वर्टेक्स पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमें दिए गए हैं, तो मुझसे अगर तब बोलता है एरिया फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, है ना। अगर मैं इनका क्रॉस करा दूं, एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली में लिखा हुआ है 1/2। अगर मैं इनका क्रॉस करा दूं, क्या लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी, ठीक है, बी का बी के साथ कराएंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर सी का साथ कराएंगे तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास ए क्रॉस सी आ जाएगा, और फिर माइनस में प्लस का हो जाएगा हमारे पास क्या, बी क्रॉस सी, ठीक है। इसको रिवर्स कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है हमारे पास 1/2 लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है बेटा ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और प्लस बी क्रॉस सी लिखा हुआ है, और प्लस हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सी क्रॉस ए लिखा हुआ है,
ठीक है। अगर ये बोलो ये हमारे पास यहाँ से प्रॉपर्टी और निकाल के रख देता हूँ मैं तुम्हारे लिए, देखो ये प्रॉपर्टी और निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहीं से अगर मैं यहीं से कह दूं कि ए बी सी ये 3 वर्टेक्सेस हैं, पोजीशन वेक्टर हैं किसके, वर्टेक्सेस के, और आर कोलिनियर, आर कोलिनियर, कोलिनियर, इसका मतलब इनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जब एरिया 0 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात आपको याद होनी चाहिए। कहानी क्लियर हो गई सबको। अब मैं लेकर चलता हूँ आगे। अगर ये बोला जा रहा है कि ए एंड बी एनी 2 वेक्टर्स, तो कोई 2 वेक्टर दिए गए हैं, तो यहां से आपको पता है कि ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे हमारे पास तो ये हो जाएगा, आपको पता है बात। और ए डॉट बी आपका ये होता है। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूं, तो जैसे हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी स्क्वायर और प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू, इधर स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा हमारे पास, मेरिट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, मेरिट ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसका कर देंगे अपने पास क्या हो जाएगा, मेरिट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू मेरिट ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अपने पास क्या निकल के आएगा, यहां से अपने पास निकल के आएगा, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे हम, तो जैसे इन दोनों में हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा मेरिट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मेरिट ऑफ बी का स्क्वायर। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब यहां से निकल के आ जाएगा हमारे पास ए का स्क्वायर इंटू मेरिट ऑफ बी का स्क्वायर निकल के आएगा। कहानी क्लियर हो गई। तो ये हमारे पास बन जाएगा। अच्छा या जैसे ये बना तो इसको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में नाम दे रहा हूँ, चलो इसको मैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का नाम दे रहा हूँ, बिकॉज वाई, क्योंकि दिस इज मस्ट बी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखो, कंप्लीट याद रखना है तुम्हें, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप याद रखो। और इंपॉर्टेंट में लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस काफी क्वेश्चन मैंने देखे हैं आपके एनडीए में, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इससे भी हम इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो नया रूप है, बाकी हम लोग यूज यही करेंगे, ठीक है, वो बात अलग है। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के, टाइम आ गया, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ खास नहीं करना है आपको, जैसे हमें क्रॉस निकालना था, सपोज हमें क्रॉस निकालना था, तो क्रॉस एक्चुअली में कैसे होगा, तो हम जानते हैं आई जे के का कॉलम बना लेंगे, आई जे के बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आई जे का कॉलम बनाने के बाद फिर आई के कोएफिशिएंट, जे के कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ के जे का क्या है 0, यहाँ के का क्या है 1, यहाँ पे आई का क्या है 1, जे का क्या है 1, के का क्या है 1, यहाँ पे जैसे हमने आई ढक लिया, इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, इसको क्रॉस कर दिया तो क्या आएगा 0 -1, माइनस जे ले लिया, इसको क्रॉस कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 -1, के ले लिया तो यहाँ से इसका क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा 2 -0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस आई माइनस जे और प्लस 2 के आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, अगला है क्वेश्चन कि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, तो इसका ए हमारा ये दिया गया है, इसका क्रॉस करना है, क्रॉस करना आपको आता है, आई जे के लिखिए, आई का कोएफिशिएंट इधर कितना है 1 है, जे का क्या है 3 है, -2 है, तो 1 3 -2 एंड इधर क्या है -1 है, फिर 0 है एंड 3 है, इसका आई रखेंगे, ढक लेंगे 3 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये, फिर जे ले लेंगे तो इसको ढक लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास क्या 3 और ये हमारे आ जाएगा कितना -2, ठीक है। ओके ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर 0 हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा -3 आएगा, बीच में ऑलरेडी माइनस हो तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। 9i हो जाएगा माइनस जे हो जाएगा और प्लस का 3k हो जाएगा, ये हमारे पास हो गया। क्योंकि मुझे इसका निकालना मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको पता है आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मींस हमारे पास बन जाएगा √91। कहानी क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारे क्या बोला है, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। हमें एक ऐसे यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर टू बोथ। अभी हमने बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक वेक्टर निकालना होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, आपको ये निकालना होता है, अभी मैंने थ्योरी में आपको बताया। तो इसी टाइप से हम पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी निकालने के क्या होगा, आई जे के लिखेंगे, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है, जे का कोएफिशिएंट कितना है -2 है, के का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास 3 है। इस टाइप से आई का कोएफिशिएंट इधर कितना है 1 है, इधर कितना है 2 है, इधर कितना है -1 है। अब अपने आप से वीडियो को पॉज करके लगाइए, फिर बाद में आंसर मैच कर लेना, ठीक है।
उसके बाद क्या करेंगे, आई को ढक लेंगे इधर, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा, माइनस जे ले लेंगे, इसका ढक लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस -1 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस के ले लेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारे पास क्या है 2 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा -4i हो जाएगा, इधर +4j हो जाएगा, +4k हो जाएगा। आपको पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, -i + j + k हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं मैं, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने इसको सी वेक्टर नाम दे दिया और सी का यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूं, तो आपको पता है इस वेक्टर के अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो 4 इसको मैग्नीट्यूड करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड करने के तो 4 तो बाहर ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। अब -i का स्क्वायर कर देंगे तो i हो जाएगा, कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर, इधर 1 का स्क्वायर, मतलब ये रहेगा 1 1 1 और तीनों को ऐड कर देंगे √3 हो जाएगा। 4 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। बाकी बात समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब आगे चलते हैं, ये कह रहा है इफ ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वेक्टर वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस। तो अभी मैंने इसकी चर्चा भी की थी, आपको समझा भी दिया था, कोई दिक्कत ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ए बी सी आर कोलिनियर, अभी मैंने बताया कोलिनियर के लिए क्या होता है, ये बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस ए प्लस ए, सी क्रॉस ए प्लस बी, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने बताया भी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो पहले हम ए का इसके साथ क्रॉस करा देते हैं, तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। याद रखना, जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे, है ना, ये बात बहुत याद रखना। बी क्रॉस सी हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा, सी और सी क्रॉस बी हो जाएगा, तो इसको सी क्रॉस बी बोलेंगे। हम जानते हैं सेम वेक्टर क्रॉस क्या होता है, 0 हो जाता है। और एक बात आपको पता ही चल गई है, एक बात और पता चल गई है आपको कि अगर हमारे पास कहीं ए क्रॉस बी लिखा है, इसको टू क्या लिख देंगे -b क्रॉस ए लिख देंगे। सबको समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इसको टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, माइनस किधर लेकर आएंगे प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस ए 0 हो गया प्लस में ना, ए क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए प्लस में 0 हो जाएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस बी प्लस में 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका 0 + 0 + 0 मतलब ये 0 हो जाएगा। और जैसे ये 0 हुआ तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, आपको पता होना चाहिए ये 0 होने का मतलब क्या हुआ। अच्छा जी, ये क्या 0 तुम्हें पता भी है कुछ, इसका रिजल्ट 0 हो, ये अलग क्वेश्चन का है, इसका मत जोड़ो। ठीक है, ये 0 हुआ तो हमें वैल्यू निकालनी थी, जबरदस्ती याद कर रहे हो अपनी तरफ से कुछ भी। चलिए आगे देखते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी दिया गया एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी दिया गया सच दैट। हमें इसके बीच का कुछ बताना था, एंगल बताना था, इनके बीच का एंगल क्या होगा हमें बताना था। तो अब बताइए इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी, ये दिया गया है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस डी दिया गया है। आप इनको पहले क्रॉस कर लीजिए, क्या कर लीजिए आप इनका क्रॉस कर लीजिए। जैसे आप इनका क्रॉस करेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी करना क्या है आपको, है ना, कि सारी कहानी क्रॉस में, इसलिए हमें क्रॉस करना है पहले। तो इनका क्रॉस करते हैं, a - d क्रॉस b - c कर देंगे। जैसे करेंगे तो a - b हमें देखो b से पहले हम पूरे में क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा a क्रॉस b प्लस माइनस d क्रॉस b हो जाएगा। यहाँ c से क्रॉस कराएंगे प्लस माइनस a क्रॉस c माइनस प्लस d क्रॉस c हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देंगे, a क्रॉस b की जगह पे क्या लिखेंगे c क्रॉस d लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। और a क्रॉस c की जगह पे क्या लिखेंगे b क्रॉस d लिख देंगे। और वैल्यू आपको बताया भी मैंने, इन दोनों को जोड़ के ना 0 होता है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0। कहानी क्लियर हो गया। c क्रॉस d प्लस d क्रॉस c करेंगे 0, माइनस इसमें कॉमन ले लो, जैसे माइनस कॉमन लिया प्लस हो जाएगा, तो आपको पता है इनका प्लस क्या होता है 0 होता है, तो कर देंगे 0। कहानी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया देखो ध्यान से, ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू 0 एंड द एंगल ऑफ बिटवीन बी एंड सी, ठीक है, इज π/6, देन द ए इक्वल टू दिस वेक्टर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट ही। आप देखोगे कभी कभी एज इट इज ये क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे, और एनडी में तो पूछे ही गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर होने का मतलब क्या, इनका मैग्नीट्यूड जो दिए गए हैं वो कितना है 1। भाई यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इनके जो मैग्नीट्यूड दिए जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अच्छा, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी एक पॉइंट दिया गया कि a डॉट बी बराबर b डॉट a डॉट c बराबर 0, तो ये भी हमारे पास दिया गया। a डॉट b बराबर 0 होने मतलब क्या हो, a परपेंडिकुलर b है। a डॉट c बराबर 0 होने मतलब क्या हो, a परपेंडिकुलर c है। जो a है वो b पर भी परपेंडिकुलर है और जो a है वो c पर भी परपेंडिकुलर। अभी हमने प्रॉपर्टी आपको बताया कि a अगर दोनों पे परपेंडिकुलर हो जाता है इसका मतलब वो पैरेलल हो जाता है, बताया मैंने। और पैरेलल होने के केस क्या होते हैं, a इक्वल टू लैम्डा b क्रॉस c पे डिपेंड करेगा। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं तो मैं मॉड कर देता हूं तो मॉड ऐसे से हो जाएगा, डिपेंड हो जाएगा।
अब बी क्रॉस सी के मॉड का मतलब हम जानते हैं, ये हो जाता है एंगल थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास बी और सी के बीच में, पाई बाई 6, यहाँ पे पाई बाई 6 रख दिया मैंने। तो यहाँ से देखेंगे अब इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 1 रख देंगे। तो यहाँ बचेगा मात्र क्या लैम्डा, और पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, 1/2 तो 2 को इधर पे देंगे तो 2 बराबर मॉड लैम्डा हो गया। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 2, क्योंकि लैम्डा वैल्यू चाहे प्लस में डालो चाहे माइनस में, ये देगा पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। तो लैम्डा को यहाँ से क्या हो गया प्लस माइनस 2, तो लैम्डा को जो प्लस माइनस 2 आ गया उसको उठा के यहाँ पे अगर हम रख देंगे, और जैसे हम इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस 2 बी क्रॉस सी। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक आपको, आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको क्लियर रखो। क्या बोलता है कि इफ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द प्रूफ दैट, ये हमारे पास प्रूव करना है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होने का मतलब आपको पता होना चाहिए। इनमें अगर मुझे प्रूव करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, बारी बारी कराऊं। ये तो पहले ए बी से इसमें करा दो, फिर एक बार सी से करा दो, एक बार फिर ए से करा दो, इस टाइप से ना। तो इस टाइप से आपको कराना होता है। पहले हम क्या कर देते हैं, इस वाले वेक्टर में ए से हम बोथ साइड क्रॉस करा देते हैं। जैसे क्रॉस कराएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा, सी क्रॉस ए हो जाएगा, और 0 क्रॉस ए हो जाएगा। 0 क्रॉस ए को 0 वेक्टर बोलेंगे यहाँ पर। ए क्रॉस ए सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है 0 होता है। बी क्रॉस ए को हम रिवर्स कर देंगे तो माइनस का बी ए क्रॉस बी हो जाएगा, एंड सी क्रॉस ए माइनस का इक्वल टू उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और मैं इसको ऐसा फिलअप कर सकता हूँ। बोलो कहानी क्लियर है, डाउट क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, अब ये आ गया। अब देखो इसको अगर हम समझना चाहें तो इसमें अगर हम एक बार बी से क्रॉस करा देते हैं, बी से क्रॉस चाहे एक बार सी से करा लो, तो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ बी से करा रहा हूँ। तो बी से कराऊंगा तो ए क्रॉस बी हो जाएगा, बी क्रॉस बी हमारा 0 हो जाएगा, एंड सी क्रॉस बी बन गया, सी क्रॉस बी बन गया। अब ठीक है, मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा, प्लस का इधर आएगा माइनस में। हम जानते हैं सी क्रॉस बी को लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ से ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी आ गया। ये पहला इक्वेशन हो गया, मान लो दूसरा इक्वेशन हो गया, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया कि ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच दैट ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी, ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी, एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन सच दैट हमारे पास बी इक्वल टू सी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास पॉइंट क्या दिए गए, पहला पॉइंट दिया गया ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी दिया गया, ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी दिया गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको इधर लेकर आ दूं तो मेरे पास ये दिया गया इक्वल टू 0। इसका अगर हुआ कि अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो मिल गया मेरे पास ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू क्या दिया गया 0 दिया गया। अब ए डॉट बी, अब ध्यान से देखो किन्हीं दो वेक्टर का डॉट क्या होता है 0। अगर किन्हीं दो वेक्टर का डॉट 0 दिया गया इसका मतलब क्या हुआ कि वो वेक्टर क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। या फिर उन दोनों में से कोई एक वेक्टर, आइदर केस अभी मैंने बताया था पीछे, आइदर केस 0 होता है, मतलब उन दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो गया होगा 0 हो गया होगा। ये बात निकल के आ रही है। इसका मतलब निकल के बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, या फिर बी माइनस सी इक्वल टू 0, क्योंकि ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं तो ए 0 ले नहीं सकता हूं क्योंकि ये तो गिवन है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ए 0 नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि बी माइनस सी क्या हो गया होगा 0 हो गया होगा। अगर बी माइनस सी इक्वल टू 0 है तो भाई माइनस सी उधर जाएगा प्लस में, तो इसका मतलब बी इक्वल टू सी हुआ होगा, या फिर ए परपेंडिकुलर बी माइनस सी हुआ होगा। पहला केस निकल के आया यहां से, यहां तक समझ आया तुम्हें, ठीक है। ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस सी दूसरा पॉइंट दिया गया है। अगर क्रॉस दिया गया इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं प्लस का इधर लेकर आऊंगा माइनस में हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं, इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं ए, तो यहां से बनेगा बी माइनस सी। हम जानते हैं दो वेक्टर क्रॉस में भी अगर बराबर 0 है, इसका मतलब ये तो एक वेक्टर 0 हुआ होगा इन दोनों में से। अब क्योंकि ए तो 0 हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया कि ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि बी माइनस सी ये तो 0 हुआ होगा। या फिर दो वेक्टर क्रॉस 0 तब होता है जब वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल होते हैं तभी उनका क्या होता है, क्रॉस 0 होता है। इसका मतलब हुआ कि दोनों पैरेलल हो गए। अब यहां से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकालते हैं, दो वेक्टर हैं एक दूसरे परपेंडिकुलर अगर होंगे पैरेलल नहीं होंगे, अगर पैरेलल होंगे तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ए वेक्टर यहां पे बी माइनस सी के परपेंडिकुलर दिखा रहा है, और ए वेक्टर यहां पे बी माइनस सी के क्या दिखा रहा है, पैरेलल दिखा रहा है। तो कोई एक टाइम पर ये तो वो परपेंडिकुलर हो सकता है, ये तो वो पैरेलल हो सकता है, कि पैरेलल कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो पैरेलल पॉसिबल है तो परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है, और परपेंडिकुलर पॉसिबल है तो पैरेलल पॉसिबल नहीं है, तो दोनों एक साथ पॉसिबल है ही नहीं। और जिसमें दोनों एक साथ पॉसिबल है वही लेने ही मुझे। इसका मतलब यहां दोनों एक साथ पॉसिबल क्या है, बी इक्वल टू सी। तो दोनों एक टाइम पर पॉसिबल बस एक ही कंडीशन पे हो सकता है, जब बी इक्वल टू क्या हो जाए, सी हो जाए। इसलिए दोनों कंक्लूजन से हमने निकाला कि बी इक्वल टू यहां पे क्या होगा, सी होगा। बोलो सबको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है यहां तक, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी पीडीएफ जो है, मतलब कि इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैं ग्रुप का एक लिंक डाल दूंगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाना, तो वहां पे मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वहां पे समझ सकते हैं इसकी बात, ठीक है। अब आगे आते हैं
अगला क्या कह रहा है कि ए क्रॉस आई का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं ए इज एनी वेक्टर है, यहाँ पर ए इज एनी वेक्टर है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ए मेरे पास क्या दिया गया, ए आई प्लस ए टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के दिया गया। इसमें क्रॉस आई के साथ करा रहे हैं, जब आई के साथ कराएंगे तो सेम वेक्टर क्रॉस क्या होता है, जीरो होता है, और जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, एंड के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी माइनस के आएगा, और यहाँ पे के क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा। ठीक है, इसी टाइप से हमने जे के साथ कराया, इसी टाइप से हमने के के साथ करा लिया। बात तक सबको समझ में आ गया। अब यहाँ से जब हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जब मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, अब तुम खुद सोचो इसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल लो, है ना। तो एक्चुअली में क्या आएगा, अंडर रूट आएगा, स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट हट जाएगा, बचेगा ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये तो बनेगा ना बेटा। इस टाइप से इधर क्या बनेगा, इसका स्क्वायर अगर मैं कर लूंगा तो इसका स्क्वायर अगर मैं कर लूंगा तो क्या बनेगा, ए वन स्क्वायर बन जाएगा और प्लस ए थ्री स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका मैं मॉड कर लूंगा, मॉड का स्क्वायर कर लूंगा, अगर मैं इसके मॉड का स्क्वायर कर लूंगा तो क्या बन जाएगा, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सब टू टू है, टू ए वन भी है, टू ए थ्री भी है, टू ए टू भी है, इसका मतलब क्या हुआ, टू कॉमन ले लेंगे तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं इसका मॉड कर दूं और स्क्वायर कर दूं तो बेटा क्या निकल के आएगा, ए वन स्क्वायर आएगा प्लस ए टू स्क्वायर आएगा प्लस ए थ्री स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ किसकी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर की वैल्यू है, तो उठा के रख देंगे, आंसर हो जाएगा। कार्य से क्वेश्चन में आ गई। ठीक है, अब यहां से जो ये क्वेश्चन मैंने लिखा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने प्रैक्टिस कराए हैं। तो अब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊं तो ध्यान समझिएगा, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 8, देन फाइंड ए डॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये तो प्लस माइनस 6 मैंने बाद में रिजल्ट लिख दिया है, यहाँ पे एक्चुअली में क्वेश्चन मार्क था। ठीक है ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ ए क्रॉस बी प्लस स्क्वायर ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अभी मैंने पीछे लिखवाया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखो, हमने पहले बोला। ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू 8 दिया गया, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो मुझे निकालनी है। ए की वैल्यू दिया गया 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, 25 4 जाएगा कितना होता है 100 होता है, 100 में 64 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा प्लस माइनस 6 होगा। कहानी क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया, 5 दिया गया, ए डॉट बी इक्वल टू यहाँ से कितना दिया गया 6 दिया है, 60 दिया गया, और देन फाइंड द वैल्यू। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि इसकी वैल्यू निकालना, बस उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ए डॉट इसका स्क्वायर कर देंगे 3 का, 13 का स्क्वायर 116, देखो 13 और दोनों के स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ मॉड ए इंटू मॉड बी का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना। तो इसको मतलब 13 into 5 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 60 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 13 5 65, ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 5, इसमें 125, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 625 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 25। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई। अब अगर हम बात कर लेते हैं इधर ए डॉट ए क्रॉस बी, यहां समझिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए क्रॉस बी, ठीक है, का मॉडुलस ए डॉट बी के इक्वल हो जाए। अब जानते हो ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, अब हम भली भांति जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आया tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना निकल के आया, थीटा इक्वल टू π/4 निकल गया, तो यहाँ थीटा इक्वल टू π/4 हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया है कि अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू √6 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 7 है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है हमारे पास 35 है, फाइंड ए डॉट बी हमारे पास क्या होगा, तो ए डॉट बी इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ये तुम्हें निकालना है। सेम उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सेम तरीके से लगाएंगे, ये भी लग जाएगा, आपको ट्राई कर लेना चाहिए, मुझे लगता है इसको अपने आप से। ठीक है, अब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, सजेशन तुम्हारे सामने देख लेना। तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास कि एक कोई ट्राइंगल के वर्टेक्सेस तुम्हें दिए गए थे, ये ट्राइंगल के वर्टेक्सेस तुम्हें गिवन है, तो हमें बताओ इसकी वैल्यू निकालना। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम निकाल नहीं पाओगे। अगर ट्राइंगल के वर्टेक्सेस तुम्हें दिए जाते हैं तो आप पहले यहाँ से ए बी निकाल लें, ए बी डिस्टेंस ए बी निकाल लें पोजीशन वेक्टर, और फिर क्या निकालें बी सी। ए बी निकालने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि b माइनस ए कर देना होता है ना, b और के पोजीशन वेक्टर में a के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देना होता है। b के पोजीशन वेक्टर 3 है, 5 है, 8 में, इसको माइनस करेंगे क्या आएगा, इसको माइनस कर देंगे 3 में 2 जाएगा i, ठीक है, 5 में 3 जाएगा 2j, और 8 में 5 जाएगा 3k आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से तुम्हें क्या निकालना है, इस टाइप से ac निकाल लेना है। ac कैसे निकालेंगे, c में a को घटा देंगे, 2 में 2 गया 0 i आ जाएगा, 7 में 3 गया कितना आ जाएगा 4j आ जाएगा। ठीक है, 8 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा 3k आ जाएगा। इस टाइप से आपको ए बी और ए सी निकल जाएगा, इन दोनों को क्रॉस करके मॉडुलस कर देना, बाई 2 कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। कहानी क्लियर है।
चलो आगे आते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू कितना है 0 और एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है इसका मतलब वो ये तो ए इक्वल टू 0 होगा, ये तो बी इक्वल टू 0 होगा, या फिर दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। और अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होने मतलब है तो ए 0 होगा तो बी 0 होगा, ए 0 0, या फिर हमारे पास क्या होंगे पैरेलल होंगे। इन दोनों से क्या पता चलता है, एक टाइम पर ये तो परपेंडिकुलर होंगे, ये तो एक टाइम पर क्या होंगे पैरेलल होंगे, मतलब दोनों एक टाइम पर पॉसिबल नहीं है। तो दोनों एक टाइम पर पॉसिबल नहीं, तो फिर हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल के आया कि ए इक्वल टू 0 होगा या तो बी इक्वल टू 0। तो जब भी ये दोनों एक साथ आ रहे हैं 0 तो इसका मतलब ये हुआ कंक्लूजन निकल के आया ये तो ए इक्वल टू 0 होगा या तो बी इक्वल टू 0 होगा। ये बात मैंने बहुत स्पीड से आपको पढ़ाया, मुझे पता है, लेकिन आपको अगर स्पीड ज्यादा तेज लगी तो आप स्लो करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना जरूरी था क्योंकि लेक्चर हो चुका है 4 घंटे में ऑलरेडी काम कर चुका हूं इस पे, तो मैं थक गया था, तो मैं स्पीड से उसको कवर करूंगा और बहुत स्पीड से खत्म करूंगा, है ना। आपको पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, पूरा ए टू जेड एक्सप्लेन किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स दिया जाएगा आपको, ठीक है, और डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे, है। ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0 तो ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, बिल्कुल सही। अगर दोनों में से कोई एक 0 होता है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 ही होता है, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी, ये बात समझना, 0 ये तो गिवन है, तो क्या अगर मैं कह सकता हूं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो तो क्या उन दोनों का 0 होना जरूरी है क्या, ये क्वेश्चन, तो बोलेंगे नहीं जरूरी है। क्या बोलेंगे, नहीं जरूरी। एग्जांपल ए इक्वल टू वाई बी इक्वल टू वाई, इनका क्रॉस कर देंगे 0 आएगा, लेकिन वो दोनों वेक्टर 0 नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आते हैं पकड़ने के लिए, तुम्हें एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं स्केलर ट्रिपलेट। स्केलर ट्रिपलेट हो चुका था ना, उसके अलग वीडियो ना, तो ठीक है। स्केलर ट्रिपलेट तो हम इसके अलग वीडियो बना चुके हैं, इसको हम अपलोड करेंगे अलग से, ठीक है, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। और इसी अलजेब्रा में ही तुम्हें मिलेगी, ठीक है। इसके लेक्चर रिकॉर्ड हुआ था, इसका लेक्चर मिस नहीं हुआ, तो इसको आराम से देखना, पूरा समझ आएगा आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, ओके बाय बाय।